नमस्कार, जय हिंद। विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री में आपका सहर्ष स्वागत है। साहित्य एवं पत्रकारिता विश्व के विश्व पितामह श्री कुंदन व्यास जी का जीवन परिचय हम इस साक्षात्कार से आपके सामने अवगत करा रहे हैं। विश्व गुरु भारत के लिए आपको इस साक्षात्कार से अवश्य प्रेरणा मिलेगी, यही कामना। जय हिंद। जय हिंद श्रीमान। विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री में आपका सहर्ष स्वागत है। मान्यवर रंजनीबेन एवं रमनलाल दाम्पत्य के आप सुपुत्र। 5 दिसंबर 1941 का आपका मुंबई का जन्म। कैसे रहा आपका जो एक शिशु वर्ग से है, वो कैसे रहा आपका सब जीवन? हम लोग तो मिडिल क्लास वाले थे और बैकग्राउंड में हमारा मंदिर था। वहाँ पूजा पाठ करके फिर कॉलेज स्कूल जाते थे, कॉलेज गए उसी तरह। और घर काम करने की आदत, बाहर का काम भी जो घर के लिए होता वो भी करने की आदत, वो होने से बिकेम मोर प्रैक्टिकल। जो भी काम जरूरी था परिवार के लिए, कुछ अड़ोस पड़ोस किसी के लिए, तो करने के लिए एक ट्रेनिंग मिलती गई और ऐसे आगे बढ़ते गए। हमारा स्कूल भी नज़दीकी था। हम गुजराती मीडियम में पढ़े थे। गुजराती मीडियम में भी जब मैं 8वीं में था तभी तो टीचर्स भी ऐसे थे कि कोई ट्यूशन के लिए बोले तो बोले ट्यूशन की क्या जरूरत, हम तुमको यहाँ पढ़ाते हो, पढ़ो। हाँ। और हमारे जो 5वीं के जो क्लास टीचर थे वो एक दिन मुझे 8वीं में था, तभी उन्होंने मुझे बेचारे, व्यास तूने फॉर्म भरा फेलोशिप के लिए? जो मालूम नहीं। मैंने कहा अरे आज आखिरी दिन है, फॉर्म ले लो और भरो, तुम्हारी फी माफ हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, फॉर्म लिखा। फिर बोला इसमें साइन चाहिए। तो कि अभी मैं कहाँ लेने जाऊँ? तो बोलते तुम्हारा तकदीर, मैं करता हूँ, तुम्हारे लक होगा तो मिलेगा। उन्होंने साइन कर दी और तब से मेरे 11 तक, मतलब मैट्रिक तक मेरा टोटल फ्रीशिप थे। मेरे 6 महीने में हमारी टर्म फी 3 रुपया में भरता था। बाकी जो फीस थी उसे इतने बहुत बड़ा स्कूल नहीं था, जो भी फीस भी रिजनेबल थी, फिर भी वो मेरी माफ हुई। तो ये टीचर की वजह से, उनकी बदौलत उन्होंने जो मुझे ध्यान नहीं खींचा होता तो मैं फॉर्म नहीं भरता। लेकिन सवाल ये है कि आजकल जो शिक्षण जो है वो कमर्शियल हो गया है। उस जमाने में टीचर सामने से आपके मदद करते थे कि यहाँ आओ, मैं पढ़ा दूंगा, तुमको शाम को आओ, कभी भी आओ। मुझे नहीं, कोई भी जो वीक स्टूडेंट था उनके लिए भी। तो ये स्कूल का ये बड़ा फायदा था। शिक्षण, हमने वो शिक्षण पाया है जो डिसिप्लिन थी वो, बिकॉज उस जमाने में वो ब्रिटिश कल्चर था स्कूलों में भी। तो वॉक लेफ्ट, बाएं चलो, सीधे चलो, लाइन में चलो, भागा दौड़ी नहीं। अब जो हो रहा है ऐसा नहीं था। तो डिसिप्लिन थी। वो डिसिप्लिन का जो नींव थी वो स्कूल में डाली गई। तो मुझे आज भी उसका फायदा है। समय सर उठो, 5 बजे 5:30 बजे उठो, सो जाओ, काम अपना करो, ये सब हो गया। यानी जो बचपन की जो आदतें हैं, जो हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता जो हमें सिखाते हैं, वही जीवन में अक्सर हमें काम आता है। वही काम आता है। जैसे आपने कहा कि आप तो एक साहित्य के एक शिरोमणि हो। मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, बहुत सारी भाषाएं आपको आती है, लेकिन माँ की तरफ से आपको एक भाषा का वरदान मिला, यानी मोडी लिपि। जो बहुत कम लोगों को वो लिपि के बारे में पता है। आज की जो पीढ़ी है, कोई भी महाराष्ट्रियन यंग बॉय को आप पूछोगे तो मोडी क्या, उसको कोई ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं, वो क्या बकवास करता है। मैं बहुत सारा बात की है। लेकिन उस जमाने में वो मराठी स्कूल, हम जहाँ रहते थे तो मीडियम कोई स्कूल था नहीं, तो मराठी मीडियम थी। तो हमारा नाना जी वगैरह सब मराठी लोगों के साथ ही पहले से बचपन गया। तो स्कूल में वो एडमिट की थी, तो उनको मुड़ी लिखना भी आती थी, पढ़ना भी, तो हमें बताती थी। और हमारे उस जमाने में, मैं एक क्या पर्सनल बात कर सकता हूँ आपसे, कि जो मेरी माँ की जो टीचर थी, वो भी नजीक में रहती थी कहीं। फिर हमारे यज्ञोपवीत हुए जो मुंज, वो हुए यज्ञोपवीत। तो वहाँ हम बाहर जा रहे थे तो टीचर ने, मैं मंजुला बाई करके, बड़ी अच्छी टीचर, व्हाट ए कल्चर, महाराष्ट्रियन कल्चर। तो बोला इथे इकडे तू बच्चूचा, मेरी माँ का नाम बोले हो, तो मुलगा आहे ना कसा पळाला मुंज झाली आणि इमिजिएटली काय 8 आने के कुछ भी
जो उन्होंने ताबड़तोड़ दिया कि जेब से निकाल के हमारा हक होता है तुमको देने का। ये जो कल्चर था जो है वो कहीं और जगह नहीं मिलता है। समृद्ध आई स्टिल रिमेम्बर, आपने बात उठाई है तो मुझे याद आ गया प्रसंग वो। इस तरह बचपन में हमने बहुत प्यार मिला है। और हम अभी बचपन में हैं तो माँ के हाथ का कोई ऐसा व्यंजन जो आपको डब्बे में स्कूल में मिलता था, या ऐसे आपके भाई बहन कितने? हम 3 भाई हैं। आप बहन छोटे? थी, बहन छोटी थी सबसे, वो हाँ। चल बसी। और स्कूल में टिफिन का डब्बा ले जाने का सवाल नहीं था। आधे घंटे का रिसेस होती थी, भागते हुए हम आते थे घर पे और चाय पिया और जो भी नाश्ता जो मिला, नहीं मिला तो रोटी चाय के साथ हाँ, खा लिया, भागे। हम्म, लेकिन मेरी माँ जो पूरन पूरी बोलते हैं ना, पूरी, हाँ, वो बहुत बढ़िया बनाती थी। और वो मेरा हर जन्मदिन के दिन वही हमें पूरे परिवार को वही पार्टी होती थी। कोई किटी पार्टी वगैरह आजकल होता है, ऐसा तो था नहीं। वैसा वो स्वाद दिन को वो जो प्यार था, वो जो माहौल था, वो अभी कहीं देखने नहीं मिलेगा। वी मिस इट, हमें वो गवाते हैं। हाँ, उसमें एक अलग स्वाद था। बिल्कुल। और ऐसा रहता था कि हर एक बच्चा कोई माँ का फेवरेट रहता है, कोई डैडी का फेवरेट रहता है। एक्चुअली ऐसा नहीं रहता, लेकिन बच्चों का एक मानना रहता है। तो ऐसे कोई लाड़ प्यार का नाम और ऐसे कोई। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं बिछोला हूँ, बीच का हूँ। तो मुझे कोई इतना नहीं प्यार देते। बड़ा तो बड़ा होता है, छोटा तो छोटा होता है, मैं बीच का, ऐसा मुझे था। लेकिन ऐसा वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। वो बचपन में ऐसा लगता है। लेकिन जो भी चीज़ आती थी, जो भी खाना पीना, बाहर घूमना करा, तो सब साथ में ही था। साथ में ही था, पैरेलल, सब बरोबर ही था। उसमें कोई भेदभाव वगैरह जो हम समझते हैं आज के, ऐसा कुछ नहीं था। और मेरे दिल में कभी ऐसा आया भी नहीं, कोई शंका भी नहीं थी। और आपका ऐसा कोई घर का नाम कि जो हमारे दर्शकों के साथ अगर आप सामायिक करना चाहेंगे, कि ऐसे रहता है ना कि मुझे वो निकनेम मेरा कीर्ति था, मिथुन राशि के ऊपर से। हाँ, फिर मुझे 8वीं में था कि मुझे टाइफाइड हुआ था। हाँ, तो होम्योपैथी का डॉक्टर की दवाई ले रहे थे। तो वो पंजाबी मुल्तानी डॉक्टर थे। तो उन्होंने बोला ये नहीं, उसका नाम कुंदन लाल रखो। तब से कुंदन हो गया। बोला ये नाम ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो स्कूल में भी हो गया, कॉलेज में हो गया, आज तक वही है। आज तक वही है। तो मुझे याद, डॉक्टर भी याद आती है, उनकी भी याद आती है। डॉक्टर चुप करके थे, बड़ा अच्छे। सच में नाम देने वाले, और वो जो एक आप बोलते हैं ना कि वहाँ पे एक समृद्ध विरासत थी 1940 से दशक के साथ 60 तक का जो दशक है आप जो बोल रहे हो। और वो मुंबई में भी मराठी, गुजराती, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो आपस में प्यार और एवं सद्भावना से रहते थे, हक से रहते थे। किसी को पता मराठी का, उसको मालूम नहीं था कि मैं गुजराती हूँ, मुझे मालूम नहीं था वो मराठी है। सब एक ही परिवार की तरह हम लोग, हमारा बचपन ऐसे ही गया है, स्कूल में और कॉलेज तक भी। और एक मुझे, जैसे मैंने हर एक चीज़ पे आ रहा था, व्यास ये नाम से एक पौराणिक इतिहास भी है। जो सरनेम जो व्यास है, हाँ जी, हाँ, उसका भी एक इतिहास है जो पौराणिक है। उसके बारे में भी आप सामायिक करें थोड़ा। नहीं, व्यास जो सरनेम है, जो आडनाव सरनेम है, वो मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है और गुजरात में भी है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी है, जो हर जगह बसे हैं। वो उसका रूट तो महाभारत का जो व्यास मुनि थे तब से आया है। तो ये गोत्र के ऊपर भी होता है। तो मुझे आप कहो तो मुझे गौरव है कि मैं व्यास का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि ऐसा व्याकरण में कहा जाता है कि व्यास मुनि ने जो महाभारत में जितना व्याकरण वगैरह नियमबद्ध किए हैं, उसके ऊपर आज तक कोई सुझाव नहीं आया, कोई अमेंडमेंट नहीं आया, कोई सुधार भी नहीं आया। आज तक वो है। इसलिए कहा जाता था, जब मैं पढ़ता था तब, कि व्यासोत्सृष्टम जगत सर्वम। व्यास ने जो जूठा किया है, उसके बाद में सभी वही को, वो प्रणाली में वही चलाते हैं। वो तो उनकी कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो एक नाम है, पुराण का है। तो हैप्पी दैट वो नाम हमें मिला है, जन्म से मिला है।
और ऐसे बोलते हैं ना, हमारे मराठी में तो बोलते थे कि व्यास सरनेम के ही टीचर अगर मिले शिक्षकों को और विद्यार्थियों तो बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि शुद्धिकरण भाषा पे प्रभुत्व बहुत और व्याकरण का ग्रामेटिकल मिस्टेक कहीं मिलती ही नहीं थी। तो सही है। ये एक है सही। और वो परंपरा माननी चाहिए हमें, क्योंकि वो एक 1000 वर्ष से चालू आ रही है, तो 100% उसमें एक सभ्यता बसी हुई है। सही है। सही है। मान्यवर, जैसे 60 के दशक में आपने पत्रकारिता में आए, लेकिन उसके पहले आपने मानविकी एवं कानून में स्नातक किया। कैसे रहा ये उसके पहले नहीं किया, उसके बाद किया। अच्छा, उसके बाद किया। मैं मुंबई में जय हिंद कॉलेज में पढ़ता था। हाँ। स्कूल के बाद में तो जब भी मैं इंटर आर्ट्स में था तभी मुझे लिखने का पढ़ने का बड़ा शौक था बचपन से। कुछ भी हम 2 पैसे के चना लेंगे ना, चना और सिंह रास्ते में, तो जो पुड़िया के कागज होता है वो भी खोल के हम पढ़ते थे कि किसका है, क्या लिखा है करके। मतलब आदत थी पहले से, तो मुझे लिखने का शौक था। और वहाँ से हमारे घर के नज़दीक एक अखबार का बोर्ड था, लोकतंत्र करके। तो वो मैंने सोचा कि अखबार है, मुझे लिखना है, तो क्या करूँ। तो उस ज़माने में धर्मयुग था, टाइम्स ऑफ इंडिया का, बहुत प्रतिष्ठित सामयिक था, साप्ताहिक था। तो उसमें एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, हिंदी का था, कि चाणक्य के ऊपर लिखा था, चाणक्य नीति। उन्होंने कैसे संशोधन किए थे, रिसर्च किए थे जासूसी के लिए जो आजकल चलता है, किस तरह के आइडिया उन्होंने बताए थे। तो मैंने वो आर्टिकल का ट्रांसलेशन मैंने गुजराती में किया और सोचता था कि अंदर जाऊँ ना जाऊँ। मेरी उम्र भी बहुत कम थी, 18 साल कम अगल बगल। तो वहाँ जाता था, वो अखबार के दरवाजे पर वापस लौटता था कि जाऊं कि ना जाऊं अंदर, क्या बोलेंगे, आने देंगे नहीं आने देंगे। एक दिन हिम्मत करके अंदर गया। तो जो संपादक थे उन्होंने क्या काम है, हमने कहा मैंने एक आर्टिकल ट्रांसलेट किया है। तो बोला रखो इधर, फिर कल परसों आना, अभी टाइम नहीं है। मैंने रख दिया, गया मैं। और कॉलेज में तो पढ़ते थे, फिर 2 दिन के बाद गया तो मुझे उन्होंने पूछा तुमने अच्छा लिखा है, पत्रकार बनना चाहते हो? मैंने कहा बहुत खुशी की बात, पत्रकार बनना है। तो बोला अच्छा कल से आ जाओ। फिर मैं सुबह की, कॉलेज तो सुबह का था, 7:30 बजे का कॉलेज, 10:30 बजे छूट के 11 बजे आ जाओ। फिर 11 बजे सीधा ऑफिस में वहाँ उनके यहाँ बैठता। अखबार कोई बड़ा नहीं था, आजकल केबिन ये तब से 100 क्या ऐसा नहीं था। वो 3-4 आदमी बैठे थे, वो कराते थे। मेरे बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं थी, अगल बगल देखा कि कहाँ बैठूं। फिर उन्होंने फिर उनको बोला जरा इनकी व्यवस्था करो। तो जो अखबार के जो फाइल होते हैं वो डबल करके ठेर कोने में रखते हैं, वो आगे उठा के उन्होंने मेरी चेयर बना दी। और फिर ने वहाँ बैठ के फिर टेबल के ऊपर लिखना, प्रूफ रीडिंग करना, वो शुरू हुआ। तो हमें छोटे बड़े काम की कोई हमें परवाह कभी हुई नहीं। छोटी कुर्सियों में आजकल देखता हूँ कि लोग चेयर के लिए भी किस्सा कुर्सी का होता है, लेकिन हमारे कभी सोचा ही नहीं था। तो अच्छा हुआ कि वो उस तरह बैठे थे, फाइल के ऊपर बैठ के काम किया। तो आज हमें कोई उसमें कोई छोटपन महसूस नहीं होता है, ईगो नहीं, काम करना है बस, कोई ईगो नहीं। तो ये अनुभव हुआ, तब से मैं 2 साल तक वहाँ रहा। और बाद में BA हो गए। तो फिर एक दिन वो फ्री प्रेस जर्नल है जो अभी, उनका गुजराती पेपर था, तो वो आए, जनशक्ति, नवशक्ति जो है उनका साथ का। तो उन्होंने मुझे प्राइवेट में पूछा कि तू यहाँ क्या करेगा, तू आना है वहाँ आना है? तो मैंने कहा आना है। तो बोला चलो तेरे को वहाँ जाओ। मैंने कहा ऐसे नहीं आऊँगा, मैं इनको पूछूंगा जिन्होंने मुझे पत्रकार बनाया, जो आज भी मैं उनका स्मरण करता हूँ। मेरे किताब में भी लिखा है मैंने कि मेरे वो आदि गुरु थे मेरे। मैंने पूछा, बोला कोई बात नहीं, जाओ तुम आगे बढ़ो। फिर हम वहाँ गए, 1 साल वहाँ रहा मैं। वहाँ भी मुझे गुरु अच्छे, मेरे सद्भाग्य है कि जिसको माँ बाप के अलावा गुरु भी अच्छा मिले ना, तो उसका रास्ता साफ होता है। वहाँ भी ये लोग एनकरेज करते थे, नो पॉलिटिकिंग, एनकरेज करते थे। मुझे याद किया, मुझे लिखने का शौक था, तो उस जमाने में कैनेडी का एसोसिएशन हुआ था। और तभी एक फिल्म थी दिलीप कुमार की, गंगा जमुना।
आपको याद होगा 2 फिल्म की कंपटीशन थी, राज कपूर की थी जिस देश में गंगा बहती है, उनका था गंगा चुरा। उसमें एक गाना आता था, 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे हाय रामा, मैं कहा करूं तो बिछड़ गया रे। तो मैंने वो हेडिंग लिया, 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया, और कैनेडी और उसकी वाइफ वगैरह छोटा सा पीस लिखा। बहुत खुश हो गए, तुमने बहुत अच्छा किया है, छपा भी करा, नाम आता है तो खुश होते हैं हम। इस तरह इनकरेज करते रहे, और बाद में उन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया, मोटिवेट किया। और वहाँ 1 साल में था, तभी उन दिनों में महाराष्ट्र सरकार का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक पिकनिक रखी थी पत्रकारों के लिए। तो मैं भी उसका नया नया था, तो बोला आप जाओ तो पिकनिक मजा आएगा। पिकनिक जहाँ रखी थी वो CD देशमुख का घर था, जो फाइनेंस मिनिस्टर उनका घर था। RBI उनके यहाँ पुरन पोड़ी बनाई थी, सबको खिलाई थी उन्होंने। हाँ। सब गांव की सब महाराष्ट्रियन विमेन कल्चर देवर रोलिंग बनाते थे, और सबको अच्छी तरह। वहाँ मुझे व्यापार जन्मभूमि का ग्रुप का एक व्यापार अखबार है, कमर्शियल, इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल न्यूज़पेपर। गुजराती व्यापार की लैंग्वेज है। हाँ। तो व्यापार था, तो उनके असिस्टेंट एडिटर थे, वो भी वहाँ आए थे। तो उन दिनों में कोई पत्रकार बनने के लिए आते नहीं थे लोग। तो उन्होंने मुझे देखा कि लड़का है, तो बोला साथ चलो, तुमको वहाँ क्या करोगे, तुमको व्यापार में आना है। तो बोला व्यापार में जानता नहीं, शेयर बाजार वगैरह मालूम नहीं। हाँ। तो कोई बात नहीं, तुम आओ मिलो। तो फिर मैं उनको, मेरे जो गुरु थे उनका फोटो है, वो उन्होंने पूछा कि ठीक है पत्रकार बनने। तो मैंने कहा मैं लॉ कॉलेज में हूँ। तो बोले आप ऐसा करो, एग्ज़ाम हो इसके बाद आओ, क्योंकि यहाँ आओगे फिर मैं छुट्टी नहीं दूंगा, एग्ज़ाम है, पढ़ना है, तो छुट्टी नहीं मिलेगी, शॉर्टेज ऑफ है। तो फिर मैं एग्ज़ाम के बाद गया, तो उन्होंने कहा थोड़ा तुम्हारा टेस्ट लेंगे, कैसा ट्रांसलेट करते हो। जरूर। तो उन्होंने, बड़े स्ट्रिक्ट थे वो, बहुत अच्छा था। मेरे कैरियर में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने फिर कहा कि वो 5 ईयर प्लान हुआ करते थे तभी, तो उसका इतना किताब निकाली, 1 पेज में दिया, इसका ट्रांसलेट करके आओ। उन्होंने टाइम देख लिया क्या टाइम है। हाँ। तो मुझे तो शौक भी था, आदत भी थी, तो फटाफट मैंने करके उनको दे दिया। घड़ी दिखा, तुमने किया, अभी किया? मैंने कहा बहुत जल्दी किया। देखा बहुत अच्छा है, कब से आओगे? ज्वाइन कर दिया। ये मेरी सेकंड स्टेज है मेरा कैरियर का। वो फिर वहाँ उन्होंने देखा कि इसको पेज सेटिंग का ख्याल है, छोटे अखबारों में से आते हैं तो पिकअप जैक ऑफ ऑल। तो उन्होंने मुझे काम सौंप दिया कि अच्छा तुम जाओ, तुम करो। सबको ताजुब होता, लड़का है, छोटा है, वो अभी आया है, उसको जिम्मेदारी दी। लेकिन जिम्मेदारी मिली आगे बढ़ने के लिए। मैं सुबह को 10 बजे आता था ऑफिस में, और रात को 10 बजे मैं घर जाता था, पेपर गया था। 12 घंटा की ड्यूटी थी, नो प्रॉब्लम। उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया। तभी 65 की वॉर थी, और वॉर के जो भी रिपोर्ट आते थे, बमबारी होती थी, लोग टेबल के नीचे बैठते थे। तो इन लोगों को ख्याल नहीं है क्या समय था, ब्लैकआउट होता था मुंबई में भी। तो वो सबका रिपोर्ट वगैरह लिखने के लिए मुझे कहा अपने लिखते रहे हम। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री का रशिया में अवसान हो गया, तो मुझे लिखना था। तो बोला तुम इंट्रो लिखो, कैसा लिखता देखता हूँ। तो आज भी मुझे याद है, मैंने लिखा आज का मंगलवार भारत के लिए अमंगल साबित हुआ। तो उससे मुझे पीठ थपथपाई, बहुत अच्छा बात है, और अपने को काम ज़्यादा मिला। तो एक दिन मैंने उनको ये कहा कि मुझे दिल्ली में जगह खाली हो तो मैं दिल्ली जाऊँ रिपोर्टर। हाँ, ठीक है। और इत्तेफाक से वहाँ जो थे वो नहीं थे, तो जगह मिल गई। एक बेडिंग में बिस्तरा लेके पश्चिम एक्सप्रेस में मैं दिल्ली पहुँचा। वो तहाँ तक की स्टोरी है। लेकिन मान्यवर, जैसे आपने कहा
मैंने बहुत लंबा तो नहीं बोल दिया, आप एडिट करेंगे ना? क्योंकि नहीं, ये कुछ नहीं एडिट होगा मान्यवर, ये जो है ना, मैं आपको एक बताऊं, क्योंकि ये अनकट रहेगा, वो अनएडिटेड रहेगा, क्योंकि आपका जो योगदान है साहित्य क्षेत्र में, पत्रकारिता में, वो बहुत लंबा है, तो वो हमारे लिए सम्मान रहेगा। मुझे एक पूछना था, एक मेरा व्यक्तिगत है, दो मेरे व्यक्तिगत क्वेश्चन है। एक जय हिंद आपने बोला, मैं जय हिंद में प्रोफेसर रह चुका हूँ। अच्छा। तो जय हिंद में जैसे आपने कहा, जैसे आप लॉ कॉलेज में सीख रहे थे, और ये वो दशक कैसा रहा फिर आपके लिए? क्योंकि जय हिंद कॉलेज में जब एसएससी में तो अच्छे मार्क आए थे, नंबर अच्छे थे, 76 मार्क्स तो अभी बहुत कहा जाता था। बहुत 76 आउट ऑफ 100, तो संस्कृत में, इंग्लिश में, गुजराती में और हिंदी सब में। तो एडमिशन तो मिल गया था तुरंत ही, लेकिन मैं वहाँ खोया खोया सा हो गया था, क्योंकि सब लोग इंग्लिश में बोलते थे और हम गुजराती में, चाहे अपने को कुछ समझ नहीं ज़्यादा समझते थे, लेकिन कन्वर्सेशन नहीं होता था, तो थोड़ी दिक्कत होती थी। फिर एडजस्ट हो गए। फिर भी इतना होते हुए भी अच्छे नंबर फर्स्ट ईयर में मिले। फिर इंटर में गए, इंटर वॉज वेरी टफ, फॉर्चुनेटली गोट थ्रू। और वहाँ बीए मैंने विथ इकोनॉमिक्स किया। हमारे जो जय हिंद के प्रोफेसर थे, आप वहाँ हो चुके हो, तो जो प्रिंसिपल थे वो मिस्टर अडवाणी, टी अडवाणी, वो बाद में जम्मू एंड कश्मीर की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। He was appointed there. Sindhi college, but they were also very friendly. बहुत बढ़िया। और एक दूसरा, मुझे मेरा एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है। हमारे मराठी क्षेत्र के मानबिंदु चिंतामणराव देशमुख, सीडी देशमुख, अभी आपने उनका जिक्र किया, वो अर्थमंत्री थे ही, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले वो गवर्नर भी थे, और एक साहित्यिक भी थे। बहुत सारे साहित्यिक उन्होंने ये शुरू किए संस्थाएं। वो कैसा अनुभव रहा चिंतामणराव देशमुख जी के आपको साथ? उसकी मैं एक अलग बात करूँगा, आपको भी ताजुब होगा, किसी को मालूम भी नहीं होगा शायद। दिल्ली में जब मैं था, शुरू में था तभी, तो मेरे सीनियर एक थे, तमिल थे, रघुनाथन करके, उनके एक मित्र थे, दत्तात्रेय कुलकर्णी करके। सीधा साधा आदमी, इतना कोई कार में घूमते रहता था। तो उनके पास से मुझे एक स्टोरी मिली थी कि सीडी देशमुख ने दुर्गाबाई से शादी की। उसका रहस्य उन्होंने बताया था। वो उनके घर पे जाते, दिल्ली में मिनिस्टरों के घर में बड़ा गार्डन वगैरह होता था। तो वहाँ ये एक पेड़ था जो अपनी वो ड्रम स्टिक होती है ना, शिवगाचा शेंगा। तो वहाँ उन्होंने श्री देशमुख ने, ये भी वहाँ लड़का घूमता था, वहाँ मिनिस्टर लोग भी पहले सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं था, तो कुलकर्णी, डीजी कुलकर्णी, आज भी मुझे याद आता है वो आदमी। तो उन्होंने देखा कि श्री देशमुख खड़े खड़े छोटे से चाकू से दुर्गा ऐसा पेड़ के ऊपर लिखा था। तो ये जर्नलिस्ट पक्का, उसने पूछा कुछ जरूर है, तलाश की स्टोरी लगाई, दुर्गा पे शादी करने वाले हैं, और सच निकला। ये स्टोरी बहुतों को मालूम नहीं, बड़े बड़े अंग्रेजी अखबार वाले होते हैं, लेकिन हमारे भारतीय भाषा के अखबारों में भी पत्रकार ऐसे हो चुके हैं। छोटी क्यों मिल जाता है ना। और उन्होंने स्टोरी लगाई थी, तो बताया था, और उसमें भी सात्विकता रहती थी। हाँ जी, संयम और सात्विकता रहती थी। मान्यवर स्वतंत्रता सेनानी अमृतलाल सेठ द्वारा जो एक स्थापित है एक समाचार पत्र जन्मभूमि, जो भी 90 साल के एक बुजुर्ग की तरह हमारे सामने है, तो उसमें आपका योगदान कैसे रहा? मैं बताऊं आपको, मैं शुरुआत में मैंने जैसे कहा कि मुझे संपादक जी ने, मेरे जो गुरु थे गिलानी भाई करके, एक जिन्होंने मुझे दीक्षा दी पत्रकार की, वो जयंती भाई शुक्ल करके थे, और ये जो गिलानी भाई करके थे। तो उन्होंने कहा था कि पहले एग्ज़ाम के बाद आइए। तो मैं उन दिनों में मैं गवर्नमेंट लॉ में था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे प्रिंसिपल जो थे वो तात्या टोपे के परिवार से आए थे, डिफेंडेंट थे वो। तो उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिखाया। तभी मुझे मालूम नहीं था, ख्याल नहीं था कि जो इंडियन संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पढ़ रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, वो मुझे कितना काम दिल्ली में जाऊंगा तब आएगा।
दिल्ली का सपना भी नहीं था। लेकिन हम बाद में देखा कि संविधान के लिए कितने संशोधन हुए, उसमें अमेंडमेंट हुए, ये तो वो तभी जो पढ़े थे वो बहुत काम आया था। और व्यापार में मैंने 64 में आया और 2 साल काम किया, तभी 67 के इलेक्शन थे। पहले इलेक्शन जब भी कांग्रेस को सफाया लगभग हो चुका था। तो उसके सारे रिपोर्ट मैंने देख के लिखे करे और मैंने उनको बताया था गुरुजी को, भाई अभी मुझे दिल्ली जाना है, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तो बोले ठीक है भेजेंगे। तो व्यापार से मैं व्यापार के प्रतिनिधि बन के मैं दिल्ली गया। व्यापार हो जन्मभूमि समूह का ही पत्र है। और जन्मभूमि के जैसे 93 साल हुए तो उसको भी 70 साल होने आए। इंडिया का फर्स्ट इकोनॉमिक पेपर गुजराती में, और उसकी इतनी प्रतिष्ठा थी ये पेपर की, अभी भी है, लेकिन तभी उन दिनों में बहुत था कि गवर्नमेंट ने 65 के वोट के बाद नेशनल डिफेंस रेमिटेंस स्कीम करी थी कि डिफेंस में हमारा पैसे की ज़रूरत है, तो जो बाहर से आए यहाँ के फंड में उनका दो। और ये बार आपको ख्याल होगा सोना भी लोग दान में देते थे संरक्षण के लिए। तो वो स्कीम आई, लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने, हमारे जो गुरु थे गिलानी भाई व्यापार के एडिटर, उनको आमंत्रित किया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि आप आइए, थोड़ी बहस करिए, जो भी एक्सप्लेनेशन चाहिए हम आपको देते हैं, लेकिन आप कुछ लिखिए कि रिस्पॉन्स मिले। फिर उन्होंने फ्रंट पेज पे सीरीज चालू की, देशभक्ति का काम है, इतना इतना है, आसान है, आपको नुकसान नहीं है, बड़ा। फिर उनका लेटर भी आया, बहुत सम्मान भी किया। तो तभी मुझे ख्याल आया कि हम जो जिम्मेदारी से लिखते हैं तो कितना सेवा भी होती है, अपना प्रेस्टीज भी बढ़ती है। तो ऐसा अनुभव हुए। तो बाद में मुझे उन्होंने वहाँ दिल्ली भेजा। तभी दिल्ली में गया, तभी ये समूह है तो जन्मभूमि ग्रुप, जन्मभूमि में व्यापार जैसा है, अभी तो हिंदी संस्करण भी है। और राजकोट में हमारा पेपर है, गुजरात में, कच्छ मित्र है, कच्छ में है। तो सभी का एक ग्रुप का समाचार एक ही केंद्र से आएगा। तो आई वॉज इन द न्यूज़ ब्यूरो ऑफ न्यू दिल्ली। पार्लियामेंट कवर करो, बाकी के जो भी पॉलिटिकल। सद्भाग्य है अपना कि जितनी भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, पॉलिटिकल हिस्टोरी, वो सब नज़दीक से देखने का सौभाग्य मिला, सहयोग मिला। तो जितने भी है पॉलिटिकल इतने अपहीवल हो गई, उथल पुथल हो गई, वो सब नज़रों से देखने मिला और बहुत सीखने मिला। उसका जो लिखा वो अभी मैंने पुस्तक में भी डाल दिया था कि जो लिखा वो, क्योंकि सभी अखबारों में जो आता है सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन जो खुली, अपना दिमाग खुला होना चाहिए, खुला दिमाग से देखा और लिखते रहे। तो वहाँ मुझे बहुत, मेरे कैरियर में गोल्डन पीरियड था। 67 में मैं वहाँ गया और 97 तक तो मैं वहीं रहा, बाद में आया। तो 30 years वॉज वेरी बिग थिंग। ज़्यादा मैं बताऊँ आपको तो 67 के बाद जो कांग्रेस में उथल पुथल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने कांग्रेस स्प्लिट कर दी इंदिरा गांधी ने। लेकिन इसकी शुरुआत नेहरू के काल में हुई थी। नेहरू और कृष्ण मेनन का बहुत कंट्रोवर्सी थी, करप्शन का वगैरह था। तो कांग्रेस संसदीय पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी कांग्रेस की, उसमें बहुत आवाज़ उठी थी कि इसको निकालो निकालो करके। तो नेहरू वाज नॉट रेडी। तो 2 मिनिस्टर थे, मैं लिखा है, नाम भूल गया हूँ, उन्होंने कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी का भी जोर था सरकार से ज़्यादा, तो उन्होंने खड़े होकर मीटिंग में कहा कि इफ़ यू डोंट रिमूव हिम देन विल मूव ए रिवॉल्यूशन टू रिमूव यू। नेहरू को बोलने वाले थे। आज कोई नहीं होगा ऐसा, मोदी जी हो, कोई भी हो, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन वो कंपैरिजन ही नहीं है इनका और आपका। फिर नेहरू ने सोचा कभी कोई चारा ही नहीं है, फिर देन ही ड्रॉप। तभी तो 67 में भी कांग्रेस का बहुत चल रहा था। कृष्ण मेनन मुंबई में ही खड़ा था, वो कृष्ण मेनन। बाद में तो कामराज और ये सब। हाँ भाई, देन स्प्लिट शुरू हुई। तो स्प्लिट को देखने, उसका तो बड़ी हिस्ट्री है, 5-10 मिनट पे नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक तरफ कांग्रेस संगठन था, एक तरफ
कांग्रेस सरकारी कांग्रेस थी। हाँ। और तभी जो करप्शन जो शुरू हुआ पॉलिटिक्स में, वो मैं कहता हूँ कि तभी शुरू हुआ, उसकी नींव डाली गई। कुछ भी होगा, लेकिन पॉलिटिकल करप्शन सबसे ज़्यादा इस पीरियड में हुआ है। 69 में जब भी कांग्रेस स्प्लिट हुई, तभी भी जासूसी पार्टी के मेंबर्स के ऊपर, पैसे की लेन देन, ये सब तो तब शुरू हुआ था। सिंडिकेट और सिंडिकेट और इंडिकेट, उसको बदल सिंडिकेट इंडिकेट से बोलने का। एस के पाटिल, सदोबा पाटिल हमारे सदोबा पाटिल। इसमें साथ थे। वो बोलते थे आई विल रोर लाइक ए लायन अगेंस्ट हर, और बाद में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि पावर मैडम के पास था, तो उसने पावर का उपयोग बरोबर किया सबके साथ। और पॉलिटिक्स का गेम है पॉलिटिक्स में। तभी लेकिन स्प्लिट हुई, तभी वहाँ आपको दिल्ली का तजुर्बा आपको होगा, तो वहाँ जंतर मंतर है, प्लेस है, वहाँ कांग्रेस का दफ्तर था। वो दफ्तर में रोज निजलिंगप्पा जो प्रेसिडेंट थे, वो ब्रीफिंग करेंगे, हम लोग सब इकट्ठे होते थे ब्रीफिंग करें, और वहाँ मीटिंग मिलती थी। वो मीटिंग वहाँ कांग्रेस की कारोबारी जो संगठन कांग्रेस उसकी थी, वहाँ क्या होता था कि इंदिरा गांधी को लेटर लिखना है, तो फिर साइन करेंगे, चर्चा होगी सब डेमोक्रेटिकली कि तुम ये गलत कर दियो, डिसिप्लिन का भंग किया है, इसका जवाब दो। ये लेटर शंकर दयाल शर्मा वो तो सेक्रेटरी, निजलिंगप्पा के सेक्रेटरी कांग्रेस के थे, उनको बोलते थे कि ये लेटर फिर वहाँ जाके डिलीवर करो। अभी ये इन्होंने एक बड़ी सेवा की थी इंदिरा गांधी की। शंकर दयाल शर्मा ये लेटर वहाँ पहुँचे, उसके पहले उनको सारा बताते थे। यू आर डूइंग दिस जॉब। इसके लिए इंदिरा गांधी ने बाद में उनको प्रेसिडेंट बनाया, राष्ट्रपति बनाया, क्योंकि कोई आज ये बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि इस आदमी ने इतना धोखा दिया था पार्टी को कि जो लेटर लिख रहे, जो भी चर्चा होती है, पूरा रिपोर्ट वहाँ पे जाता। दूसरे सेक्रेटरी थे सादिक मुस्लिम जेंटलमैन, थॉरो जेंटलमैन। इसको बाद में इंदिरा गांधी ने बहुत परेशान भी किया था, कुछ था नहीं उनके पास, तो फिर मेरे मित्र थे हम लोग 2-4, तो सोचा कि इनके पास LIC की एजेंसी है, तो मुझे बोले व्यास तुम 5,000 का इंश्योरेंस ले लो। हम लोग ने चाहे कोई 5 को 10,000 का इंश्योरेंस लिया उनके पास से, तो जो प्रीमियम भरते थे उसमें से उनका कुछ कमीशन मिले, तभी उनका घर चलता था। ऐसे प्रामाणिक ऑनेस्ट आदमी था। और ये शंकर दयाल शर्मा देखो, राजकारण में कोई ऑनेस्टी नहीं होती है, प्रेसिडेंट बन गया। उनको तभी भी हम मिले थे, यानी इंसिडेंटली डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वो तो हाईएस्ट डिग्री होल्डर हो, उनकी डिग्री का चारा पूरा पेज भरते थे, हो पूरा बनारस में ये किया ये किया ये किया। बट पॉलिटिक्स है, तभी कॉन्फ्रेंस होती थी, तो इतनी भीड़ लोगों की, उसमें कांग्रेस वाले भी घुसते थे, इंदिरा गांधी वाले, और भीड़ में धक्का मार के लगाएंगे, कुछ स्लोगन बोलेंगे, कोई सवाल गलत पूछेंगे। तभी उन्होंने मुझे निजलिंगप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पर्चा निकाला, हैंडबिल गुजराती में था, तो निजलिंगप्पा ने मुझे कहा ये लड़का तू ये पढ़ो गुजराती में क्या लिखा है। आई एम नॉट टॉकिंग पॉलिटिक्स, यू कैन एडिट इट। नहीं। तो उसमें फोटो था गाय और बछड़े का, हाँ। और इंदिरा गांधी का पहले सिंबल था गाय और बछड़ा। वो मुंबई समाचार मार्ग में यही कहीं छपा था वो पोस्टर, प्रिंट लाइन थी, वो लिखा था कि हमको गाय बछड़े का मांस खाने का अधिकार चाहिए, तो इसको वोट दो। इतना कॉम्युनल, एंड आई रिमेम्बर निजलिंगप्पा क्राइड कि ये लेडी इस देश को कहाँ ले जा रही है, देखो ऐसा करके। लेकिन किसी को परवाह नहीं था, और जब भी वो निकले बाहर तभी बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, लोग उसको गिराने वाले थे। तो मैं बीच में गया, मैंने कहा बुजुर्ग है ऐसा नहीं करो, ऐसा हाथ लगाया, तो बोला अच्छा बेटा ठीक है, वो चले गए। दूसरे दिन इंडियन एक्सप्रेस में संडे था, फ्रंट पेज पे फोटो छपा, उसमें लिखा था कि हुलीगनिज्म, और ये कोई देखो जो आदमी है उसको परेशान कर रहा है, मतलब आई वॉज वन ऑफ दी डेमोन्स्ट्रेटर। तो फिर निजलिंगप्पा ने देखा कि देखो तुमने मुझे बचाया, तुम्हारा अखबार ये लिख रहा है। तो सिक्के के दूसरी बाजू भी ये सब अनुभव होते हैं, अनुभव होते हैं।
होता है, चलता रहा। बाकी तो ठीक है। कांग्रेस पिट के बारे में उन दिनों में, आप व्यापार के मेरा करियर पूछ रहे हैं, तो उन दिनों में क्या था, इंदिरा गांधी वो हेल बैंड के मुझे तो इसको खत्म करके जीतना है, तो इन्होंने बैंक का नेशनलाइजेशन की बात की। तभी मेरे करियर में मेरे जन्मभूमि और हमारे ट्रस्ट के जो चेयरमैन थे वो इंदिरा गांधी के सपोर्टर थे, और मैनेजिंग ट्रस्टी शांतिलाल शाह, he was the minister here, labor and law minister, he was for मोरारजी देसाई। तो मैं वहाँ से रिपोर्ट लिखता था कि नेशनलाइजेशन होगा होगा होगा, तो चेयरमैन वगैरह बोले कि इंदिरा गांधी इज नॉट अ कम्युनिस्ट एंड शी विल नॉट डू इट। अभी मैं लिखता था, मेरे एडिटर का मैसेज आया, उन जमाने में टेलीप्रिंटर था। मैंने आज भी सारा पेस्ट करके एल्बम रखा है, दूसरों को मैं दिखाता हूँ कि देखो, मुझे मैसेज है, यू आर हार्पिंग टू मच ऑन नेशनलाइजेशन, और चेयरमैन डजंट एग्री, सो बी केयरफुल। मैंने कहा ठीक है, केयरफुल है, समझो कि नहीं होता, गलत पड़ता तो नौकरी जाती। तो ईश्वर का देवगुरु की कृपा रही अपने को। तो मुझे स्टोरी करनी थी, मेरे साथ मेरा एक कलीग था केरला वाला, वो भी मेरे साथ घूमते थे। मेरे एक गाड़ी थी तो वो साथ में था हर जगह पता करने को। मैं एक गुजराती मिनिस्टर था, जयसुखलाल लाठी, उनके पास गए हम लोग के क्या, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम जो नेशनलाइजेशन नहीं है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कोई रिवोल्यूशन वो है, नेशनलाइजेशन बात नहीं है। पर इंदिरा गांधी ने कैबिनेट को, चपरासी लोग थे, उनको किसी को साथ रखा ही नहीं था। ओनली लॉ मिनिस्टर था पानमपल्ली पिल्लाई, पानमपल्ली क्या वो तमिलियन। तो मेरा वो केरला का फ्रेंड था, उसको बोला मैंने वो बाहर जाना था, वहाँ गए तो वो बोला हाँ यस कमिंग कमिंग कमिंग। उसके पास से हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। मैंने यहाँ भेजा कि ये 11 बैंक, उसके एसेट इतनी है, लायबिलिटी इतनी है, और ये हो जाएगा। तो व्यापार के लिए जो जर्मनी दोनों लेट लगा दी, और उसी दिन शाम को 4 बजे ऑर्डिनेंस आ गया। मैंने कहा हमारी इज्जत नौकरी बचा दी, और फिर वो एडिटर ने लिखा वी आर प्राउड ऑफ यू। लेकिन चेयरमैन भी कुछ भी पॉलिटिक्स ऐसा बोले, ये लड़का इज डिजर्विंग, कांग्रेस करो उसको, शोध पत्रकारिता। तो हाँ वो ऐसा अनुभव होता है, अच्छा भी होना। दूसरी बात, ये नेशनलाइजेशन का तो हो गया। बाद में आप देखो कि 74 में नवनिर्माण एजुकेशन था, आपको याद होगा, गुजरात में शुरू हुआ था। गुजरात में कांग्रेस सरकार थी चिमन पटेल की, बहुत करप्शन था, तो लड़कों ने एजुकेशन शुरू किया था। एजुकेशन शुरू किया और सबको रेजिग्नेशन देने के लिए फोर्स करते थे, पर ख़त्म हो गया था। तभी मोरारजी देसाई दिल्ली में 5 राजेंद्र प्रसाद रोड, उनका घर वहाँ फास्ट टू इंडिपेंडेंट फास्ट पे थे कि गुजरात विधानसभा का विसर्जन करो और नया इलेक्शन बनाओ। इंदिरा गांधी का क्या स्ट्रेटेजी थी कि वो असेंबली को आप वो कर दो, मुर्शिद कर दो, सस्पेंस एनिमेटेड सस्पेंस वो कर दो, और बाद फिर से हमारी सरकार आएगी। मोरारजी देसाई नथिंग डूइंग, विसर्जन करो, इलेक्शन करो। तो सब लोग हिल गए थे कि इंदिरा गांधी मानती नहीं थी, और वहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, डॉक्टर जीवराज मेहता, आपने नाम सुना होगा, तो रफीलाल परीख तीन। मैं रोज उनकी प्रार्थना सभा में जाता था। मोरारजी देसाई शाम को 5 बजे प्रार्थना सभा करते थे, कुछ भाषण नहीं, देश में लोकतंत्र रहना चाहिए, हमें सजाग रहना चाहिए, ऐसा ही। और शाम को जब मैं ऑफिस में लौटूं तभी CID वाला एक दरवाजे पे खड़ा ही होता था। बोलो भाई तुम पत्रकार हो, मैं भी नौकरी करता हूँ, मुझे रिपोर्ट देना है, कि क्या बोले वो बता दो। मैंने ये बोला, बता दिया। मतलब मैं आपको परेशान नहीं करूँ, नाम नहीं, मुझे रिपोर्ट पर लिखनी पड़ती है, इसलिए मैं आया हूँ, क्योंकि पुलिस का मिसयूज होता था। तो रोज मैं लिखता था, अभी वो इतना आगे बताइए इतना। एक दिन वहाँ मुझे एक इशारा मिल गया, क्योंकि इंदिरा कांग्रेस के सब मेंबर्स यहाँ आने लगे थे प्रार्थना सभा में। बोलते थे कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, पार्टी सरकार जाएगी, इंदिरा जी मानती नहीं, करना पड़ेगा। इनके जब भी सब आने लगे तभी मुझे किसी ने कान में ऐसे फूंक लगे, शायद हो जाएगा कल समाधान।
तो मैंने कहा, तो और मेरा जो कलीग था सीनियर, उसने भी हौसला दिया। मैंने कहा लगा लो स्टोरी। मैंने लगाया, टुमारो इवनिंग ही में ब्रेक द फास्ट। इतना किया। फिर दूसरे दिन दिल्ली में मैं बरसाती में रहता था, बहुत गर्मी ठंड बहुत होती है, और अखबार वाला नीचे से अखबार फेंकता ऊपर। स्टेटमेंट देखा तो उसमें गुजरात के नेता लोग ने स्टेटमेंट था, नॉट इवन ए डॉग विल बार्क। मोरारजी देसाई मर गया तो एक कुत्ता भी भौंकेगा नहीं। मैंने कहा अभी तो नौकरी गई, चाय बिगड़ गई। मेरे वाइफ को बोला अभी छोड़ो, अभी काम नहीं रहेगा। 4 बजे मैं घर ऑफिस जा रहा था, मेरी छोटी सी गाड़ी थी, पिछले दोस्त ने चिल्लाए ऊपर से, ए व्यास, अरे चढ़ी खूब भाई, हो गया। क्या हो गया? बोला अभी 4 बजे भागो, उधर 5 बजे वो मौसमी जूस ले रहा है। बोला कैसे हुआ? देवगुरु भी कृपा, ऐसा फ्लूक लगाया और सच हो गया, और हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया उसका। ये है। फिर इमरजेंसी आई। इमरजेंसी तो मुझे लगता है वो एक हम लोग जयप्रकाश नारायण को मिलने गए थे, मेरे दोनों गुरु, जो शुक्ला जी जो मेरे आदि गुरु और गिलानी भाई व्यापार के। मुझे बताया तुम चलो, हम लोग जाते हैं पटना में, गुजरात के बाद। वहाँ भी जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था, तो जेपी जी को हम मिलते थे, कदम कुआं में उनका घर, वहाँ उनको मिलते थे। और वो जी बोलते पूरा 5 दिन तक बंद, पूरा पटना बिहार पूरा बंद। तो जीपीओ में जाने का, वहाँ से ब्रीफिंग होती थी, वो रिपोर्ट लिख रहे, होटल में जाने का पैदल। तो एक दिन वो मीटिंग में हमारे रिपोर्ट सब मैं टाइप करता, तो वो गुरुजी हमें बोलते ये लाइन लगाओ, ये लगाओ। तो ब्रीफिंग में सेक्रेटरी बोला, फिर बॉम्ब लास्ट, हर जगह बॉम्ब फट रहे हैं ये। तो मेरे गुरुजी ने मुझे कहा, उसको पूछो कि वो क्रैकर और बॉम्ब। तो मैंने उठ के वो फिर क्रैकर और बॉम्ब विथ कॉन्फिडेंस, तो बोला हाँ इट वॉज ए क्रैकर। तो सब लोग हंसने लगे, बॉम्ब करते वो था पटाखा, ऐसा करके। तो हिम्मत उन्होंने दी। फिर लास्ट ऐसा 5वें दिन हम लोग गए, तो जीपीओ का जो पोस्ट मास्टर था प्रेस काला, वो आए और बोले कि ये जन्मभूमि वाले कौन है? तो मैंने कहा कुछ एक्शन होगा, बिहार का कांग्रेस राज था। तो मैं कुछ बोलूँ उसके पहले मेरे एडिटर गुरु जी थे, उन्होंने चुप रखो। वो बोले मैं हूँ, क्यों? बोला कोई खतरा होगा तो मुझे, तेरे को नहीं, तू बाजू बैठ। ये उनकी भावना थी। उन्होंने बोला नहीं कोई कंप्लेन नहीं साहब, आपका जो कॉपी होती है ना, हमारे स्टाफ में सब लोग पढ़ते हैं, किसी की कॉपी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते जितना आपका। गुड सर्टिफिकेट फ्रॉम ए पोस्टमैन जो भेजता, ऐसा अनुभव हो गया बहुत। लेकिन सर एक बहुत राजकीय अनुभव एक प्राप्त होने के बाद एक आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि मैं 5 जन के नाम बताऊंगा, आपको 1 लाइन में उनको आपको नाम देना है। एक आपने जैसे बताया चिमन भाई पटेल, एक शब्द में उनका वर्णन आप करेंगे तो? वेरी एफिशिएंट, बट एफिशिएंट के साथ उसमें करप्शन का धब्बा लग गया। बस अदरवाइज ही वॉज ए मैन, पार्टी को, संगठन को हाथ में रखना। ही वॉज वेरी एफिशिएंट, बट एज आई सेड करप्शन का धब्बा लग गया। जयप्रकाश नारायण वो से रियल डेमोक्रेट, और उन्होंने, उनके नाम के से ही सब घबराते थे करप्शन के लिए। वहाँ बिहार के चीफ मिनिस्टर थे गफूर, तो उनके खिलाफ उन्होंने ये शुरू किया था आंदोलन। पंडित हजारे साहब ने यहाँ जो किया है बाद में, लेकिन जयप्रकाश जी का नाम सबसे पावरफुल, उनका जो वेटेज था, वो बोलते थे कि हमला चाहे कितना भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हाँ। ये सब नीलम उनका संजीव था। रेड्डी। हाँ जी, नीलम संजीव रेड्डी वो टिपिकल पॉलिटिशियन। उनके नाम के ऊपर तो सारा झगड़ा हुआ प्रेसिडेंट इलेक्शन में, और स्प्लिट हो गई पार्टी। बाद में जनता पार्टी आई, तो मोरारजी देसाई ने बोला कि वी शुड रिस्टोर हिम, इनको फिर से प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, और बनाया।
तो ये शुड हैव बीन ग्रेटफुल, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट मकसद नहीं होता। नहीं रहता। और जब भी मोरारजी देसाई रेजिग्नेशन देने गए तभी उन्होंने ले लिया, लेकिन दूसरे जो लाइन में थे, समझो कि जगजीवन राम थे, उनको जो चांस दिया होता कि यू ट्राई, तो जगजीवन राम वुड हैव प्रूव्ड मेजॉरिटी, चंद्रशेखर वुड हैव प्रूव्ड मेजॉरिटी, बट संजीव रेड्डी said no chance, we'll go for election, and इंदिरा गांधी आ गई। तो संजीव रेड्डी politically he betrayed the party। और एक सही मायने में आप गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को देख रहे हो। मोरारजी भाई देसाई, मोरारजी भाई was मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो जो बोलेंगे वही करके दिखाएंगे। हाँ, वो बोलते थे कि पॉलिटिक्स में रात को कैबिनेट रिशफल नहीं करता हूँ, दिन में ही करता हूँ। he had no strategy। वो जो सामने है उसको खिलाफ करते थे। ऑनेस्ट पर्सन, बट वो ब्रांडेड एज ए रिजिड पर्सन। पॉलिटिकली विक्टिम बट पॉलिटिकली रिजिड। वो जो हटेगा नहीं, उनके खिलाफ इतना हुआ कि आना था वोट, थोड़ा सा एडजस्ट किया होता तो ही वुड नॉट हैव वॉन। ही सेड नहीं, डेमोक्रेटिकली आई मस्ट रिजाइन, आई हैव लॉस्ट मेजॉरिटी, आई मस्ट रिजाइन। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे बाद में अभी भी हो सकता है कोई। हाँ, ही दूसरा कोई भी करता है, इंदिरा गांधी कोई भी करता है, लेकिन ही डिड नॉट बिट्रे द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ इट। वीपी सिंह के साथ मैं बहुत घुमा हूँ। हाँ, पाकिस्तान गया था उनके साथ। हाँ, ही वॉज ए गुड मैन, रियली ए गुड मैन। लेकिन राजीव गांधी इनके पर करीब थे और बाद में वो उनके खिलाफ गए, तभी इसके बाद उन्होंने पार्टी अलग की। और बोफोर्स के टाइम पे ही वॉज वेरी अनहैप्पी। उन्होंने दैट वॉज द रियल रीजन कि दे ब्रोक। वीपी सिंह, अरुण सिंह, अरुण नेहरू, they all get. अरुण सिंह इज गोन समवेयर, नोबडी नो वेयर ही गोन। करण सिंह भी थे, हाँ, कश्मीर के राजकुमार। हाँ, चंद्रशेखर, अरुण नेहरू, चंद्रशेखर was he became the जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बने, के सोशलिस्ट थे इसलिए। बट वो यंगर जनरेशन कॉन्स्पिरेसी समझते भी थे, करते भी थे। दोनों ही था। हाँ, सबसे आई के गुजराल लो प्रोफाइल। आई के गुजराल वेरी ऑनेस्ट कांग्रेसमैन थे। जब भी वो यहाँ INB मिनिस्टर बनाए गए हो इमरजेंसी में, लेकिन उन्होंने ही रिफ्यूज टू टो द लाइन कि प्रेस को, जर्नलिस्टों को परेशान करने में नहीं हो। उसके बाद में उनको निकाला गया और उसको लाए अपना विद्याचरण शुक्ला देखा। ही वॉज अ रॉक नंबर 1। और ये देखिए, मैं जरा हटके बात करता हूँ। मैं कर्म में मानता हूँ, कर्म का सिद्धांत है, वो जो कुछ करता है वो भुगतता ही है उनको। ये विद्याचरण शुक्ला को अभी कुछ पिछले साल 1-2 साल ही हुए हैं, वहाँ नक्सलाइट्स ने उनको गाड़ी में भून डाला था पूरा। जा रहा था कि बिकॉज ही वाज बिहेविंग लाइक अ बिग इन कैरेक्टरलेस आदमी। इवन मुंबई में आना था, वो भी वो कैरेक्टरलेस आदमी था। और उसने पत्रकारों को, प्रेस काउंसिल में था मैं, तो तभी भी मुझे मालूम है कि उसको भी वो डरा धमका के सबको अपना काम कराता था। क्रूर था, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से क्रूर ये शब्द उनके बारे में मैंने। क्रूर मतलब कि वो ruthless because he wanted to इमरजेंसी के पहले हमारे यहाँ बोर्ड की मीटिंग थी। हाँ, तो उसने मुझे मैसेज भेजा था कि इंदिरा गांधी इलेक्शन हारने के लिए नहीं करा रही है, देखो तुम्हारा ट्रस्टी लोग को बोल दो। ये बात तब तक आई थी, धमकी देना में बहुत। और गुजरात में डिड नॉट डू इट। गुजरात सेड नो, डेमोक्रेसी है, सबको अधिकार है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। HD देवेगौड़ा साउथ के पहले, मुझे इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन उसको नॉन एंटिटी उनका क्या कंट्रीब्यूशन किया, कुछ नहीं। सबसे कर्नाटक भी उनके हाथ में नहीं रहा। अपने
निजलिंग पाता, रामकृष्ण हेगड़े थे, हाँ रामकृष्ण हेगड़े। फिर वो वीरप्पा पाटिल थे, वीरेंद्र पाटिल, हो। वो सब प्रिंसिपल आदमी। हाँ। उनको बहुत धमकाया गया था, बहुत परेशान किया गया था, हाँ। फिर भी वो डटे रहे। नरसिंह राव जी आंध्र प्रदेश में। नरसिंह राव जी को ही वॉज ओनली वन मैन हु डेयर्ड कि इंदिरा गांधी परिवार को बाहर रखा। मैं उनके साथ घुमा हुआ है, गोन विथ हिम अब्रॉड ऑल्सो। He was a real shrewd politician. Tactfully he did it, but वो सीताराम केसरी को बचाया उसने, फिर भी कुछ चला नहीं। और when he died, his dead body I have seen on footpath. सोनिया गांधी सच में वो सच अरे क्या बात है, मैंने देखा है। बोले nobody will touch the body, नहीं तो इतने राजघाट बनाते हो, ये बनाते हो। He was because he kept सोनिया गांधी out. इसके लिए उसके बॉडी फिर उसके बेटे को बुलाया, वहाँ सबने, और हैदराबाद से आया, फिर उसको ले गया। और वो एक अर्थशास्त्री से प्रधानमंत्री बने थे और 12 भाषा उनको अवगत। बहुत ही वो मराठी मराठी फ्लुएंट। हमारे साथ मराठी बोलूँ का? यस बोलो। यानी मेरा एक अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहता था कि मैं जब भी राजभवन नागपुर में जाता था और वो अगर वहाँ पे रहते थे तो एक चंपक और ठक ठक चांदोबा करके आता था, तो वो साइन करके मुझे देते थे। और मराठी में वो एक धोतर, व्हाइट कलर का धोतर और यहाँ पे गमछा ऐसे डाल के वो वहाँ पे बैठे रहते थे। कभी लगा नहीं था कि उनके पास में कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई नहीं ऐसा ग्लैमर आज का जो है वैसे। तो उनके पास जाता था तो वो बोलते थे कि मराठी में बोलते थे, मोठा हो परंतु जमिनीवर टिकून राहा। ये उनका जो वाक्य है ना, वो आज तक मुझे वो याद है। He played very well, and it was he who introduced मनमोहन सिंह तो बाद में। He was he who said कि रिफॉर्म्स लाना चाहिए। मनमोहन सिंह was a professor. He came later on. He Narasimha Rao sent message to UK also. मैंने वो सारा पढ़ा था, सारा उसका बल लिखा अपने बुक में। और अटल जी वो लाखों में एक। उनके साथ भी मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। जेंटलमैन। आपका स्वभाव और अटल जी का स्वभाव बहुत मिला जुला है, क्योंकि मैं बहुत बार अटल जी को मिला हूँ। आपकी कब ऐसे शॉर्ट कन्वर्सेशन होता था? क्योंकि आपका अनुभव, उनका अनुभव, जब भी वो बातें बड़ी होती रहती होंगी। नहीं, उनको जब भी मिले, नरसिंह राव को जब मिला तब उन्होंने पूछा था महाराष्ट्र का क्या है, बिकॉज देयर वाज ए ट्रबल। सुनेगा ऐसा करके। वाजपेयी जी कभी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए नहीं। उनके ऊपर प्रेशर बहुत था, संस्था से था, ये इसको उठा, इनको लो, तो वो 1-2 दफे उन्होंने इस्तीफा की ऑफर किया था। बट ही वॉज ऑनेस्ट टू द कोर, और उनकी इमेज ही अलग थी। इमेज का लाभ पार्टी को भी इतना नहीं मिला और दूसरों ने लाभ उठाया। सेक्युलर के नाम के वो सेक्युलर, वो बोलते थे कि सबको साथ रहना है, राज धर्म निभाना है। हाँ, लेकिन वो उनका फायदा ये लोग ने उठाया, विरोधियों ने, उनके विरोधी। मान्यवर, ये हुआ राजनीतिक। मुझे एक संक्षिप्त में आपसे एक अवश्य सवाल पूछना है। 1941 का आपका जन्म, जब विश्व युद्ध चल रहा था, उसके बाद अभी तक आपने बहुत सारे युद्ध भूमि पे और युद्धजन्य परिस्थिति आपने हैंडल की, वो भी न्यूट्रल भूमिका में। एक संक्षिप्त में उसके ऊपर टिप्पणी। हाँ जी, 65 में जब इंडो पाक वॉर हुई तभी मैं यहाँ मुंबई में ही था, और तभी लिखते रहे, रिपोर्ट लिखे मैंने आपको, जैसे बताया लाल बहादुर जी की मृत्यु हुई, उसके बाद का हेडिंग में। तभी मैं 67 में दिल्ली गया, तभी 71 की वॉर हुई। 71 की वॉर में सब लोग ले जाना चाहते थे फ्रंट के ऊपर, तो मैंने भी नाम दर्ज करवाया था। तो एडिटर ने कहा कि देखो भाई, हमारे पास यहाँ इंश्योरेंस की कोई व्यवस्था नहीं है, हिम्मत है। मैंने कहा हिम्मत तो जाऊँ, मुझे जाना था ईस्टर्न फ्रंट में, लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं, वेस्टर्न फ्रंट पे ये मोर एक्टिव है,
तो वो आर्मी ने सिलेक्ट कर लिए। विद इन 24 आवर्स जो ड्रेस बनाना नाप दे दिया, सब आर्मी का ड्रेस, शूज भी आर्मी वाले, ऐसे ऑफिसर शूज, वो रैंक दे गया था। और करस्पॉन्डेंट मैंने आज भी रखा है वो बिल्ला। और थोड़ी सी ट्रेनिंग फटाफट दे दी उन्होंने कि क्या करना है करके। तो गुड एक्सपीरियंस इन ऑन द फ्रंट। और तभी माहौल ऐसा था कि ये अलगताबाद नहीं था, तो पंजाब से गुजरे तो वो लोग जीप रोक देते थे कि नहीं यहाँ लस्सी पी के ही जाओ आगे। हाँ। तो बड़ा प्यार से पंजाबी लोग, छोटे घर में रहते वो भी। तो वो एक अनुभव अलग था वॉर का। भी बहुत अभी संक्षिप्त नहीं बताता हूँ कि हमने जो कैप्चर जीप, पाकिस्तान की जीप कैप्चर की थी, एम्फीबियन जीप, जो पानी में भी चलती है बाहर भी चलती है। तो वो मेजर था, वो बोला कि मैं किसी को, कोई आया था एयरफोर्स का ऑफिसर, तो उसको लेके घूमने जा रहे हैं पाकिस्तान टेरिटरी में, अपने हाथ में है, किसको आना है। हाँ। तो हमारा जो ग्रुप था तो मैं खड़ा हो गया, बोला तू आएगा, मैं आऊँगा। बोलो जीप में बैठा दिया। 3 ही थे, मैं पीछे था, वो लोग 2 आगे बैठे थे कवर में। उसने मुझे बोला कि हाथ पैर बाहर नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ सरकंडा घास होता है पंजाब के बॉर्डर पे, जो बाम्बू होता है ना, ऐसा घास, 12-12 फुट का, तो उसके जंगल में से जीप जाएगी वहाँ पहुँचने के लिए। और जो हाथ बाहर निकला तो जंगली सुअर होते हैं, वो खींच लेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ गया। तो हाथ पैर बाहर नहीं निकला, कई ऐसे बनते थे। वो वहाँ ऐसे बीच में बैठ के देखा क्या हो रहा है, डेड बॉडी पड़ी है, पाकिस्तान में सीज फायर था। फिर रात को लौटे, तो फिर वो लंगर में खाना होता है, तो लंगर कैसे होता है आपको मालूम है? जमीन के ऊपर, ये जमीन है ना, तो चारों बाजू से यहाँ से बॉर्डर खड्डा करते हैं। हाँ। और हम यहाँ बैठ जाते, ये टेबल हो गया। हाँ। आपके पैर नीचे खड्डे में जाएंगे और ये टेबल हो गया फ्लैट धरती के ऊपर। और वहाँ वो महाराष्ट्र को था, उसने कांदा भजी बनाई थी। हाँ। मुझे आज भी याद है, बड़ा मजा आया था। और तभी वो मेजर ने वो मशीन गन की जो चेन होती है ना, हाँ। वो लेके मुझे बोला आओ तुम्हारा सम्मान करेंगे, वो मुझे ये सब अनुभव हुआ था। लेकिन वो अनुभव मुझे कहाँ आया, अभी कारगिल के वक्त। कारगिल के वक्त मैं यहीं था, तो ये लास्ट में बता रहा हूँ अभी है। तो हमने ट्रस्टी बोर्ड ने ये कहा कि भाई हमें कुछ फंड चालू करना चाहिए, तुम कुछ करो, तुम लिखो डेली। और लिखो डेली चालू किया, देशभक्ति भंडोल चालू किया, पेट्रियोटिक फंड। यू विल बी सरप्राइज्ड। और डेली में मुझे अनुभव था, लड़ेंगे तो इसका इंटरप्रिटेशन एनालिसिस में लिखता था रोज। तो बहुत बहुत इसका असर हुआ। रात को कोई रोटरी क्लब, ये क्लब, वो तो बोला कि आप ये हमारा फंड देना है ये। 15 दिन तक तो गया, रोज रात को 11-12 बजे घर जाता था। फिर बोला कि आपको जो देना है यहाँ, तो यहाँ से लाइन लगती थी कॉन्ट्रीब्यूशन देने को फाउंटेन तक। फोटो भी हमारे पास। एंड जन्मभूमि ग्रुप यहाँ राजकोट में मिला के 8 करोड़ हमने जमा किया, विच इज हायर देन टाइम्स ऑफ इंडिया, आई एम टेलिंग यू। और फिर कैसे देना उसका, जो आते थे बोलते थे कि भाई सरकार को नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, ये लोग को देना चाहिए। फिर मैंने ऐसे समय में इफ यू आर आई डू मेडिटेशन, तो देवगुरु की कृपा होती है, कुछ आइडिया मिल जाता है। मेरा अनुभव है, मैं ऑनेस्टली है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब जो वीडियोस है उनको हमें पेंशन देना चाहिए। हाँ, तो ये कुछ करना चाहिए। अभी कैसे करें? तो यूटीआई तभी बहुत जोर में थी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उनको मिले। और उनके जो डायरेक्टर थे उनको मिस्टर डागा करके थे राजस्थानी, उनको मैं बोर्ड में ले आया, ट्रस्टी बोर्ड के पास। तो वो लोग बोले कि भाई हमारा पैसा है, हमें इस तरह देना है पेंशन में। तो आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमारे से नहीं होगा। तो बोला क्यों नहीं होगा? तो बोला फैमिली में झगड़ा पड़ता है, बीवी माँ बाप सब बोले हमें दो हमें दो हमें दो। तो मैंने कहा नहीं, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि आपको ऑफिशियल नाम दो, उनको ही देना, बोले जिम्मेदारी आपकी, तो हम देंगे। फिर मैं गया दिल्ली। दिल्ली में मेरा बेटा जो भी अभी वी लॉस्ट माय सन, ही वाज देयर वेरी एक्टिव। मैंने उसको बोला आर्मी और बीएसएफ का कांटेक्ट कर लो, मैं मिलने आता हूँ। मुझे लेके गया, वो सब अरेंज कर दिया उसने। वो लोग
सारा ग्रुप बैठा था ऑफिसर का। मैंने कहा हम वी वांट टू, वो लोग खड़े होकर तालियां बजाई, मेरी पीठ थपथपाई कि तुम यू आर वेरी वंडरफुल और विल गिव यू, विल हेल्प यू। फिर उसने और मेरे में से लिस्ट निकाला, रजिस्टर। वो था जो आर्मी में जाते हैं ना वोट पे, तो वो अपना नाम लिख के जाते हैं, हु विल बी द सक्सेसर, एंटाइटल, नेक्स्ट ऑफ किन। हाँ, नेक्स्ट ऑफ किन बोलते हैं उसका, जो उसका पूरा ऑफिशियल में दिया, इसका कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, इसका नाम ढूंढ के दो। बहुत बड़ा काम हो गया। और यहाँ जो लाइन लगती थी लोगों की, हमने ये चूज किया था कि महाराष्ट्र गुजरात दोनों के बॉर्डर का हम देखेंगे, बाकी तो गवर्नमेंट देख रही है। जॉर्ज फर्नांडिस को यहाँ लाए, कोलाबा के सब इसको 2 करोड़, इसका इतना इतना सबको मशीनरी के लिए दे दिया। ये मेरे जीवन का संतोष जो पत्रकार होने का था, ये था मेरे, और कुछ नहीं। लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्राप्त हुआ पत्रकारिता के लिए। गुजराती व्यक्ति के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके पश्चात हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल द्वारा सिफारिश पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा आपको भारत के सर्वोच्च माने जाने वाले एक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एक व्यक्ति जो जय हिंद के बाजू में 20 पैसे 25 पैसे में, जैसे आपने बोला, कुरमुरा लेके बैठा था और उसका जो कागज आता था वो भी पढ़ता था, वहां से शुरू किया हुआ सफर महामहिम के हाथों से पद्म अलंकरण होना, क्या बताओगे? ये मैं कभी सपना भी नहीं देखा था, कभी सोचा भी नहीं था। और जो लोग ऐसे अवार्ड के पीछे भागते हैं, ऐसा भी मैंने कोई किया नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल से इन्होंने जो सिलेक्शन किया होगा, वो 60 साल मैंने 60 ईयर्स कंप्लीट किए जर्नलिज्म में, और भारतीय भाषा का जर्नलिज्म है, अंग्रेजी के ऐसा तो सवाल नहीं था। और जो पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने देखी, उसके बाद में मैंने 2-3 पुस्तक लिखे। बहुत कारगिल वक्त लिखा था इसमें कि नेहरू टू नरेंद्र मोदी, ऐतिहासिक घटनाएं जो मैंने देखा अंदर से। वो तीसरा लिखा एक पत्रकार की आत्मकथा। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसकी वजह से ये अवार्ड पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण एक अनुभव से कि एक डिग्री से नहीं मिलता है, वो पूरी आपकी कैरियर देख के मिलता है। तो कैरियर में जो भी काम हमने किया, और 76 में इमरजेंसी में बहुत परेशानी हुई, लेकिन मुझे इंटरनेशनल अवार्ड डाग हैमरशोल्ड फेलोशिप मिला था, जो यूनाइटेड नेशंस में 6 महीना में रहा। वहाँ भी अच्छा रहा विदेश यात्रा में। तो ये सब मिला जुला के इन्होंने जो कमेटी बैठती है, उन्होंने सारा देखा होगा, रिकॉग्नाइज किया और मान्यता दे दी। तो हमने आभारवश स्वीकार किया। ये यहाँ लगा कि घूमने के लिए नहीं होता है छोटा, लेकिन तो है, घर में रखा है। घर वाले भी खुश है कि आपने पूरा घर का ध्यान नहीं रखा है, आपका ऑफिस का रखा है, तो अभी आपको ये मिला है, तो खुशी है। बट ये किसके हाथों से मिलता है, किस लिए मिलता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे पहले तो कहा जाता था कि बहुत सारे अवार्ड अच्छे बिकते हैं, हमने देखा भी था, बहुत लोग हमें कहते थे। लेकिन इस बारे में मुझे लग रहा है कि ये जिनको भी मिला, हम देख रहे थे बैठ के कि जिनको भी मिल रहा था वेरी डिजर्विंग, किसी ने सोचा भी नहीं हुआ, जिन्होंने समाज का काम किया है, जो उत्कर्ष का काम किया है, उनके लिए चुन चुन के जो देते हैं। तो उस कैटेगरी में हमारा जो पूरी कैरियर है उसका कुछ मान्यता मिली, ये मैं समझता हूँ। इसलिए पोच पावती। हाँ जी। अच्छा मान्यवर, हमने साक्षात्कार की शुरुआत परिवार से की थी। एक कुंदन व्यास ऐसे व्यक्ति कि जिन्होंने युद्ध क्षेत्र संभाला, वो देखा, अनेक प्रधानमंत्री को उनका कार्यकाल नज़दीक से देखा,
चढ़ उतार देखे, बहुत सारे एक हम बोल सकते हैं कि आपातकाल भी आपने सहन किया। ये होने के बाद जब आपको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया, तो वो एक सम्मान के लिए, आपके कार्यक्षेत्र के लिए भी, जो कार्यकालीन आपके सदस्य हैं उनके लिए भी और पारिवारिक सदस्य के लिए भी। एक सवाल मुझे इस साक्षात्कार के समापन में पूछना था। अभी आपके पारिवारिक एक सदस्य, आपके पुत्र को आप ये कर रहे हो, मिस कर रहे हो, हालांकि उनका कार्य भी पत्रकारिता में बहुत था, तो उनके बारे में अगर आपकी भावनाएं प्रकट करें तो बहुत अच्छा है। नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने 30 साल में दिल्ली में रहा, पार्लियामेंट और राजकीय क्षेत्र में किया काम। यहाँ आने के बाद आपका संपर्क टूट जाता है। हाँ, बार बार दिल्ली जाते हैं और वहाँ ऑन द स्पॉट नहीं रहते हैं। हो, वो मेरा बेटा लीगल फील्ड में था, ये डन द लॉ, बट हमारे ट्रस्टी बोर्ड ने, तत्कालीन हमारे चेयरमैन थे प्रवीण चंद्र गांधी, उन्होंने कहा कि ये बेटे को आप यहाँ रखो और आपको मुंबई आना पड़ेगा एडिटर बनाने के लिए। और जब वो रिलक्टेंट था, लेकिन उसने स्वीकार किया और वो मेरे लिए लाइव वायर हो गया दिल्ली का। जो भी कुछ कहते हैं टेलीफोन उठा के उनको पूछते हैं, पता करो, पता करिए, पता। वो मुझे प्रोफेशनली घाटा हुआ, पर्सनली तो ही है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक याद रहेगा सहन का। लेकिन प्रोफेशनली उन्होंने काफ़ी सोर्सेज बना लिए और मुझे लगता है कि पर्सनली बड़ा घाटा हो गया, लॉस। आपका एक गुण कि जो उसने आत्मसात किया था, वो कैसे बताऊं, वो सर्वमित्र जैसा था। कोई भी पार्टी वाला हो तो उसके साथ रहता था। इसके लिए सब प्यार से आनंद आनंद बोल के बुला देते हो। मान्यवर, एक हमें समय उपलब्धि के लिए तो बहुत सारी शुक्रिया, लेकिन पारिवारिक हो, आपका उत्तम राजनयिक, सामाजिक, युद्ध क्षेत्र से, हर एक क्षेत्र से, इवन अर्थकारण भी आपने बहुत सुंदर तरीके से कहा। यानी मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति ना एक लकी लाइफ रहता है कि उनको सीडी, अर्थकारण से देखें तो सीडी देशमुख, नरसिंह राव जी, मनमोहन सिंह जी, हर एक जो अतुल्य काम करने वाले उनके साथ आपने योगदान दिया है और आज वही एक पद्म अलंकरण से आप विभूषित हो। विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री के राष्ट्र देश और बाहर के विदेशों के जितने भी दर्शक हैं उनसे आपको बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामना। उत्तम प्रकृति स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत सारे धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद।